वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न एट ईज दिव्यांका सिन्हा। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का पार्ट 3। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे द रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। मैंने आपको इसका ब्रीफ स्केच अपने पिछले वीडियो में बता दिया था, आपको कुछ सर्कमस्टांसेस बता दिए थे और कौन वहाँ का रूलर था मैंने ये भी बता दिया था, और क्या क्या सर्कमस्टांसेस ऐसे आए जिसके कारण हमें रशियन रेवोल्यूशन लेना पड़ा वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो चलिए आज उसको पूरी तरीके से कम्प्लीटली वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल लर्न एट ईज दिव्यांका सिन्हा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से कर दो सब्सक्राइब और सेशन को जल्दी से कर दो शेयर और इस वीडियो को कर दो लाइक, ताकि मुझ तक आपके सारे प्यार पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, द रशियन रेवोल्यूशन। अब हम देखेंगे रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। इन वन ऑफ द मोस्ट लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट दिस सिचुएशन वाज रिवर्स्ड। अब ये सबसे कम इंडस्ट्रियलाइज यूरोपियन स्टेट्स था, तो इसकी जो सिचुएशन थी वो एकदम रिवर्स हो गई, एकदम तरीके से रिवर्स हो गई। कैसे हुई? Socialists took over the government in Russia through the October Revolution of 1917। अब जो सोशलिस्ट है रशिया में, उन्होंने अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद जो रशिया को ले लिया है 1917 में। द फॉल ऑफ मोनार्की इन February 1917 एंड द इवेंट ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। अब वहाँ पे मोनार्की जब एंड हुई फरवरी 1917 के जो इवेंट्स थे, अक्टूबर के जो इवेंट्स थे, हम इसको एक नाम से क्या कहते हैं? रशियन रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं? एक लाइक करो और जल्दी से बताओ, रशियन रेवोल्यूशन। यस। हाउ डिड दिस कम अबाउट? अब ये कैसे आया? व्हाट वेयर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया व्हेन द रेवोल्यूशन अकर्ड? अब कैसे सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन थे रशिया के जब ये रेवोल्यूशन हुआ? To answer these questions, let us look at Russia a few years before the revolution। इन सारे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले हम कुछ साल पहले चलते हैं रशिया में, और तब हम इन सारे क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। द रशियन एम्पायर इन 1914। अब हम देखेंगे रशियन एम्पायर में 1914 में। इन 1914 ज़ार निकोलस सेकेंड रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। 1914 में ज़ार निकोलस सेकेंड जो थे उन्होंने रशिया पे रूल किया था और उसके एम्पायर पे। अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम टी से स्पेलिंग शुरू हो रही है तो हम ज़ार क्यों कहेंगे, तज़ार क्यों नहीं कहेंगे? बिकॉज टी इज़ साइलेंट है और हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ज़ार ही कहेंगे। तो देखो यहाँ पे किंग को तो ज़ार कहते हैं। अब आप में से बहुत सारे जो क्यूरियस बच्चे हैं वो पूछेंगे मैम रानियों को क्या कहते हैं, क्वींस को क्या कहते हैं? यस, यहाँ पे हम क्वींस को कहते हैं ज़रीना। तो ये देखो यहाँ पे पिक्चर दी गई है ज़ार निकोलस की, ये वाइट हॉल में है जो विंटर पैलेस का है फ़ोटो, ये सेंट पीटर्सबर्ग में। तो आप देख सकते हो यहाँ इनकी फ़ोटो। तो चलिए आगे देखते हैं। Besides the territory around Moscow, the Russian Empire included present-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine and Belarus। इन सारी जगह पे भी रशियन एम्पायर था। सिर्फ अभी के जो रशिया है उसके अलावा भी इतनी सारी जो जगह है उसको भी कैप्चर कर रखा था। It stretched to the Pacific and comprised today's Central Asian state as well as Georgia, Armenia and Azerbaijan। तो इन सारी जगह पे भी इन्होंने स्ट्रेच कर रखा था। The majority religion for Russia Orthodox Christianity which had grown out of the Greek Orthodox Church। अब यहाँ पे जो मेजॉरिटी का रिलीजन था वो कौन सा था? रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी, और ये जो पूरी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स का जो चर्च है उसमें भी फैल चुका था। बट द एम्पायर इंक्लूडेड कैथोलिक्स। अब इस एम्पायर में कैथोलिक्स भी थे, प्रोटेस्टेंट्स भी थे, मुस्लिम्स भी थे और बुद्धिस्ट भी थे। तो आप यहाँ देख सकते हो रशियन एम्पायर कितना बड़ा है। तो ये पूरा रशियन एम्पायर नहीं है, बाकी सब भी मत देख लेना, जो जो रशियन एम्पायर है वो ही देखो सिर्फ। अब हम देखेंगे इकोनॉमी और सोसाइटी रशिया की। एट द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशियाज पीपल वेर एग्रीकल्चरिस्ट। अब जब शुरू हुआ था 20th सेंचुरी की, जब बिगनिंग ही हुई थी, तो जो पूरी मेजॉरिटी थी रशिया की, जो वास्ट मेजॉरिटी थी ना, मतलब ज़्यादातर मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा जो थी उसमें सब एग्रीकल्चरिस्ट थे, मतलब सब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। और कितना परसेंट था आपको जान के हैरानी होगी कि अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब 85% जो रशिया की पॉपुलेशन है
वो अपना जो अर्न करते हैं एक दिन का लिविंग या फिर 1 महीने का लिविंग या फिर 1 साल का लिविंग आप कह लो, वो किसके द्वारा करते हैं? यस, एग्रीकल्चर के द्वारा। किसके द्वारा? समझ आया तो लाइक करो इस वीडियो को। दिस प्रोपोर्शन वॉज हायर देन इन द मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़। तो ये तो बहुत ज़्यादा था बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ पे से, सबसे ज़्यादा यहीं पे एग्रीकल्चर था। फॉर इंस्टेंस इन जर्मनी एंड फ्रांस द प्रोपोर्शन वॉज बिटवीन 40% एंड 50%। अब जर्मनी और फ्रांस में जो प्रोपोर्शन था इस चीज़ का, ये बस 40% से 50% के बीच में था। इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स एंड रशिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। अब इस एम्पायर में जो कल्टिवेटर्स हैं वो अपने लिए भी उगाते हैं, मार्केट के लिए भी उगाते हैं, अपनी नीड्स के हिसाब से उगाते ही हैं। और जो रशिया है वो एक बहुत बड़ा मेजर एक्सपोर्टर बन गई थी पूरे यूरोप में ग्रेन्स की। किस चीज़ की? ग्रेन्स की। अब आप देख सकते हो 85% से ज़्यादा लोग, मान के चलो ऑलमोस्ट 85% जो लोग हैं वो सब एग्रीकल्चरिस्ट है। तो अब इतने सारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो जो प्रोड्यूस वो करेंगे वो भी तो ज़्यादा होगा। और आपको ऐसे भी पता चल गया रशिया कितना बड़ा एम्पायर है, हमने पिछले पेज पे देखा था। तो इससे तो ईज़िली पता चल रहा है कि ये यूरोप में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होगा। किस चीज़ का? ग्रेन्स का। समझ आया तो लाइक करो। इंडस्ट्रीज़ वे फाउंड इन पॉकेट्स। अब जो इंडस्ट्रीज़ है वो पॉकेट्स पे फाउंड होती थी, मीन्स बहुत ही कम जगह पे फाउंड होती थी। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज़ वे सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। अब जो प्रोमिनेंट जो ज़्यादा अच्छी हैं, बड़ी बड़ी हैं, वो इंडस्ट्रीज़ कहाँ थी? सेंट पीटर्सबर्ग में और मॉस्को में। Craftsmen undertook much of the production, but large factories existed alongside craft workshop. लेकिन क्राफ्टमैन जो थे वो बहुत सारे अंडरटुक करते थे प्रोडक्शन को, लेकिन जो भी लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्ट करती थी वो सब क्राफ्ट वर्कशॉप के अलॉन्ग साइड पे थी। मैनी फैक्ट्रीज वे सेटअप इन द 1890s। अब बहुत सारी फैक्ट्रीज सेटअप हुई 1890s में। हमने देखा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया था। When Russia's railway network was extended and foreign investment in industry increased, coal production doubled and iron and steel output quadrupled. By the 90s, in some area factory workers and craftsmen were almost equal in number. तो अब जब से रशिया में जो रेलवे नेटवर्क्स वगैरह सब बढ़ी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इंडस्ट्री में है वो इंक्रीज़ हुआ है, कोल प्रोडक्शन जो है तब से डबल हो गया, आयरन और स्टील के भी आउटपुट बहुत ज़्यादा होने लग गया है। और अब 90s का समय आ गया जब जो एरिया थे फैक्ट्री वर्कर्स के अंदर में, उसमें जितने भी क्राफ्टमैन थे वो सारे इक्वल थे नंबर में। मोस्ट इंडस्ट्रीज़ वे प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी इंडस्ट्रियलिस्ट की। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। अब जो गवर्नमेंट है वो सुपरवाइज़ कर रही है लार्ज फैक्ट्रीज़ को और इंश्योर कर रही है मिनिमम वेज देने के लिए और लिमिटेड आवर्स जो है वर्क के, उसके बारे में सब कुछ इंश्योर कर रही है। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। लेकिन जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स है वो इसको प्रिवेंट नहीं कर पा रहे जो रूल्स ब्रेक हो रहे हैं। इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप्स द वर्किंग डे वॉज समथिंग 15 आवर्स कंपेयर्ड विद 10 और 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज। अब क्राफ्ट वर्कशॉप जो स्मॉल वर्कशॉप्स है ना, उसमें जो काम होता है वो 15-15 घंटे का होता है। इससे कंपेयर में अगर आप फैक्ट्रीज़ में देखो तो 10 से 12 घंटे होता है। अकोमोडेशन वैरीड फ्रॉम रूम्स टू डेमिटोरीज़। तो ये सारे रूम्स और डेमिटोरीज़ में अलग अलग करते थे, अलग अलग जगह पे अलग अलग करते थे। वर्कर्स में डिवाइडेड सोशल ग्रुप। अब जो यहाँ के वर्कर्स थे ये भी डिवाइडेड थे, सोशल ग्रुप में डिवाइडेड थे। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे केम। अब कुछ में तो बहुत ज़्यादा लिंक था जिस विलेज से वो आए, क्योंकि सारे वर्कर्स जो थे ज़्यादातर विलेजेस के थे। अदर्स हैड सेटल्ड इन सिटीज़ परमानेंटली। और बहुत सारे ऐसे भी थे जो कि सिटीज़ में परमानेंटली सेटल हो गए थे। वर्कर्स वेर डिवाइडेड बाई स्किल। अब जो वर्कर्स है हमने उनको स्किल पे भी डिवाइड कर दिया। सोशल ग्रुप पे तो किया ही है, स्किल पे भी कर दिया है। अ मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉल मेटल वर्कर्स कंसिडर देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट्स अमॉन्ग अदर वर्कर्स। अब ये उनसे ज़्यादा समझते हैं अपने आप को, मेटल वर्कर्स जो हैं। देयर ऑक्यूपेशन डिमांड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल। अब उनका जो ऑक्यूपेशन है, उनका जो काम है, उसमें ज़्यादा ट्रेनिंग और स्किल की ज़रूरत है। वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाई 1914। अब जो वुमेन है उन्होंने भी 31% जो फैक्ट्री लेबर का फोर्स है 1940 तक में उन्होंने भी ऑक्यूपाई कर लिया है। बट दे वे पेड लेस देन मैन। अब उनको आदमियों से कम पैसे मिलते थे।
या तो हाफ मिलते थे या फिर उसका 3/4 वैल्यू मिलता था। आप देख सकते हो कितनी बुरी कंडीशंस रहते होंगे वहाँ के वुमेंस की। डिवीजन अमॉन्ग वर्कर्स शोड देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड मैनर्स टू। अब जो डिवीज़न था वर्कर्स में वो उनके कपड़ों में और उनके मैनर्स में भी दिखाई देने लग गया। Some workers formed association to help members in times of employment or financial hardship, but such associations were few. अब कुछ जो वर्कर्स हैं उन्होंने एसोसिएशंस बनाई जिससे कि वो हेल्प कर सके उन मेंबर को जो कि अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं या फिर फाइनेंशियल हार्डशिप से जूझ रहे हैं, लेकिन ये सारे जो एसोसिएशन थे ये बहुत ही कम थे। डिस्पाइट्स डिवीज़न के अलावा भी वर्कर्स डिड नॉट यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क when they disagreed with employees about decimals of work condition. जब भी वर्कर्स जो थे वो तब भी यूनाइट हो जाते थे, नहीं होते थे जब भी वो किसी चीज़ से डिसएग्री करते थे या फिर एम्प्लॉयर्स के बीच में डिसएग्री कर देते थे। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन नहीं था। वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक, कभी कभी कर भी लेते थे मान लो, लेकिन ज़्यादातर वो नहीं करते थे। These strikes took place frequently in the textile industry during 1896 to 1897 and in the metal industry during 1902. तो ये सारी जो स्ट्राइक्स थी इन जगह पे इन समय पे यूज़ की गई। इन द कंट्री साइड पीजेंट कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। अब कंट्री साइड में जितने भी पीजेंट्स हैं उन्होंने बहुत सारा लैंड कल्टिवेट कर रखा है। मोस्ट ऑफ द लैंड, ऑलमोस्ट जितना भी लैंड आप वहाँ देखोगे सब कल्टिवेटेड दिखेगा। बट द नोबिलिटी, द क्राउन ऑफ ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन लार्ज प्रॉपर्टीज़। अब जो क्राउन वगैरह के जो लोग थे, नोबेलिटी वगैरह थे, इन सब के पास, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च था के लोग थे, इन सब के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ थी। लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू वे डिवाइडेड, जैसे कि वर्कर्स और पीजेंट्स डिवाइड हुए। दे वेर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, और ये भी बहुत डीपली रिलीजियस थे। बट एक्सेप्ट इन अ फ्यू केस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबेलिटी। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता था कि उनके पास कोई भी रिस्पेक्ट नहीं बचती थी, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं बचती थी नोबेलिटी के लिए। नोबिलिटी मीन्स जो किंग के लोग हैं, किंग के मेंबर्स हैं। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द ज़ार। अब जो नोबल्स हैं उनको अपने पावर और पोजीशन कैसे मिलते हैं? जितना वो ज़ार की जी हुजूरी करेंगे, जितनी तारीफ़ें करेंगे, उतना उनको अच्छी पोजीशन मिलेगी, अच्छे पैसे मिलेंगे। नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी, कोई लोकल पॉपुलैरिटी नहीं मिलती थी उनको। This was unlike France, where during the French Revolution in Brittany peasants respected nobles and fought for them. अब ये फ्रांस के जैसा नहीं था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने देखा था कि जो कुछ पीजेंट्स थे वो रिस्पेक्ट करते थे नोबल्स की और उनके लिए लड़ते भी थे। इन रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ नोबल्स टू बी गिवन टू देम। अब रशिया में क्या चाहते हैं वो कि जो भी लैंड है नोबल्स का वो उनको दे दिया जाए, राजा का कोई हक नहीं होना चाहिए। फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर लैंडलॉर्ड्स। तो अब वो बहुत ज़्यादा जगह पे तो वो रेंट भी नहीं पे करते थे और जो भी लैंडलॉर्ड्स होते थे उनका मर्डर कर देते थे, खून कर देते थे। इन 1902 दिस अकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन साउथ रशिया। 1902 में ये बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे होने लग गया साउथ रशिया में। एंड इन 1905 सच एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया। अब 1905 में जो है ये सारे जितने भी एक्सीडेंट है ये पूरी तरीके से रशिया में हो गए, फैलने लग गए। रशियन पीजेंट्स वे डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे। अब रशियन पीजेंट्स जो है वो अलग है जो भी बाकी यूरोपियन पीजेंट्स है दूसरी तरीके से। दे पूल देयर लैंड टुगेदर पीरियोडिकली एंड देयर कम्यून। अब वो अपने लैंड को जल्दी से पूल करते हैं और एक साथ पीरियोडिकली कम्यून करते हैं, और उस कम्यून का नाम क्या है? मीट। डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज़। अब वो साथ में एक जगह पे मतलब एक ग्रुप वगैरह जो है वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, पीरियोडिकली वहाँ पे देखा जा रहा है। उन्होंने एक मीर बना दी है। अब उसमें क्या होता है, जितना भी जिसकी फैमिली नीड जैसी होती है उनको वैसे पैसे दिए जाते हैं। तो अब देखते हैं सोशलिज्म इन रशिया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ वेर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी वो सब इलीगल थी रशिया में 1914 से पहले। The Russian Social Democratic Workers Party was founded in 1898 by socialists who respected Marx's ideas. अब जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो है ये कब फाउंड हुई? 1898 में, जो कि सोशलिस्ट को रिस्पेक्ट करते थे और जो मार्क्स के आइडियाज़ को भी रिस्पेक्ट करते हैं। हाउएवर बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी 1914 से पहले सब इलीगल थी,
तो जाहिर सी बात है इनका भी जो ग्रुप है वो भी इलीगल होगा। इट सेट अप अ न्यूज़पेपर, मोबिलाइज्ड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स। अब ये क्या करते थे, ये सेट करते थे, न्यूज़पेपर्स छापते थे, वर्कर्स को मोबिलाइज करते थे और ऑर्गेनाइज करते थे स्ट्राइक्स को। Some Russian socialists felt that the Russian peasant custom of dividing land periodically made them natural socialist। अब कुछ रशियन सोशलिस्ट ने सोचा कि जो ये रशियन पीजेंट्स का जो कस्टम है डिवाइड करना लैंड को पीरियडिकली, उनको नेचुरली सोशलिस्ट बनाता है। सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो पीजेंट्स नहीं मीन्स फार्मर्स नहीं, जो वर्कर्स है वो मेन फोर्स हो गए रेवोल्यूशन के, नहीं है ये अगर आप सोचोगे तो इसके फार्मर्स जो है वो मेन सोर्स हैं। एंड रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज़। अब जो रशिया है वो सोशलिस्ट बन सकता है अदर कंट्रीज से ज़्यादा जल्दी। सोशलिस्ट वेयर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। अब जो सोशलिस्ट थे वो एक्टिव थे कंट्री साइड में 19th सेंचुरी से के बाद में, मतलब 19th सेंचुरी में ही बाद में। दे फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 19th। तो अब उन्होंने SRP बना दिया है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। दिस पार्टी स्ट्रगल्स फॉर पीजेंट्स राइट्स एंड डिमांडेड दैट द लैंड बिलोंगिंग टू द नोबल्स बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स। अब यही चीज़ डिमांड करते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट्स। अब जो सोशल डेमोक्रेट्स हैं वो इनसे डिसएग्री करते हैं। लेनिन फेल दैट पीजेंट्स वे नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। अब लेनिन को क्या लगता है जो ये पीजेंट्स है, फार्मर्स है, ये एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, एक मत नहीं है। Some were poor and other rich। कुछ गरीब है कुछ रिच है। Some worked as laborers while others were capitalists as who employed workers। तो कुछ तो लेबरर्स की तरह काम करते हैं और कुछ कैपिटलिस्ट है। Given this differentiation within them, they could not be part of a socialist movement। इन सारे डिफरेंसेस के कारण वो एक सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट नहीं हो सकते। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रैटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो पार्टी है वो स्ट्रैटेजी पे डिवाइड हो रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी है। व्लादिमीर लेनिन थॉट दैट इन अ repressed society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of its members। तो अब ये यही बिलीव करते हैं। अदर्स वे मेंशेविक्स। अब ये जो बोल्शेविक है ये लेनिन का ग्रुप है, व्लादिमीर लेनिन का, और जो बाकी के थे वो मेंशेविक्स थे। थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। जो सोचते थे कि जो पार्टीज़ है वो सबके लिए ओपन होनी चाहिए, एज इन जर्मनी, जैसे कि जर्मनी में था। तो अब हम इसके बाद का देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो हो जाता है ख़त्म। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ब्लडी संडे के बारे में। तो हम देखेंगे कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस हुए कि जो उस दिन के बारे में इतना बुरा कहा जाता है रशिया में, और क्यों उसका नाम ब्लडी संडे रखा गया ये भी हम देखेंगे। तो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो हो जाता है ख़त्म। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करके बताएं, तभी मुझे समझ आएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।